वो बनारस से हमारे बीच में आए हैं। और आपने सुन रखा हो, शायद आपको पता होगा कि पक्षियों में सारस की, पत्थर में पारस की, तिथियों में ग्यारस की बात कुछ और है, और भारत में, विश्व में भारत की, भारत में यूपी की, और यूपी में बनारस की बात कुछ और है। वो एक गंगा के घाट से निकल के दूसरे गंगा के घाट पे आए हैं। हिंदी की एक बड़ी संस्था के अध्यक्ष भी होते हैं। मैं बहुत दिल से, बड़े अदब एहतराम के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूँ। मुक्त धारा के कवि हैं कि वो आए और आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। व्योमेश जी। माइक कुछ ऊंचा है, एकाग्र भाई की लंबाई के अनुरूप। व्योमेश भाई, एक मिनट आपका समय। हमारे बीच में हमारे आज के अध्यक्ष, कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए नरेश सक्सेना जी पधार चुके हैं। हमारे अभी हमारे बीच बाकी सम्मान्य कवि उपस्थित थे ही। मेरा भाग्य देखिए कि नरेश जी भी आ गए हैं। हिंदी के शीर्षस्थ कवियों में से एक आदरणीय नरेश सक्सेना जी। अभी मैं थोड़ी सी बातें करूंगा, तब कविता सुनाऊंगा। बनारस के संदर्भ में यूपी और बिहार का जिक्र हुआ तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक चौबे जी थे मथुरा के। उनका बच्चा बहुत बड़ा हो गया था और उसे पढ़ने नहीं भेजा गया था औपचारिक शिक्षा के लिए। पहले 19वीं सदी के पहले विश्वविद्यालयीय पाठशालीय शिक्षा का प्रबंध नहीं था। वो गुरु शिष्य परंपरा से लोग पढ़ते थे और एक संक्रमण का दौर ऐसा भी था जब तमाम लोग घर पे ही शिक्षित हुआ करते थे। गुरुजन आते थे, उन्हें शिक्षित करते थे। तो मथुरा के चौबे जी के सुपुत्र जब विद्यालय में गए तो उनकी नियमित पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। ये आधुनिकता के आ जाने के बाद की बात है। तो चौबे जी को एक दिन अचानक लगा कि देखा जाए बच्चे ने क्या पढ़ा है। पूछा क्या पढ़ाया जाता है? कहा भूगोल। भूगोल में क्या? कहे यही कि मथुरा कहाँ है। मथुरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। कहा दैत तरह की आग लगे ऐसी पढ़ाई को। 1000 साल पता नहीं कितनी पुरानी हमारी मथुरा, और कहाँ ये उत्तर प्रदेश और भारत। तो बनारस को लेकर के हम लोग इसी मन स्थिति में रहते हैं। कहाँ अनादि अनंत में अवस्थित शिव जी के त्रिशूल पर स्थापित बनारस, और ये सिर्फ जरा सा जमीन से 1.5 इंच ऊपर का अहंकार है जो जरा से प्यार से, जरा सी डांट फटकार से आपकी तिरोहित भी हो जाता है। लेकिन स्वैग का क्या कीजिए, है तो है। आज मंच पर एक से बढ़ के एक कवि इकट्ठा हैं। आप उनको सुनेंगे, लेकिन उनको सुनने से पहले एक बात आपको जहन में रखनी होगी कि 2 तरह की कविताएं हैं संसार में। एक जो याद रहती हैं और पढ़ी जाती हैं, और दूसरी जो भूल जाती हैं तो देख देख के पढ़ी जाती हैं। तो हम लोग कविता भूल जाने वाले कवि हैं, और ऐसा एक मैं हूँ, दूसरे नरेश जी हैं। लेकिन दिक्कत ये है
नरेश जी उस प्रजाति के नियम का अपवाद हैं, उनको भूल जाना चाहिए लेकिन वो याद रखते हैं। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि जो छंदोबद्ध कविता होती है वो अपने खूबसूरत मीटर के कारण हमेशा याद रही आती है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। तो विभूति और प्रसूति का ये जो तुक तान है, ये याद रखने में हमारी सहायता करता है। लेकिन एक सिरफिरा पगला हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम का, उसने कहा टूटे तव सकल बंध कलिके, दिशा ज्ञान गत हो बहे छंद। छंद का बंधन तोड़ दो। तो कुछ लोग तोड़ने वाले रास्ते पे आगे बढ़ गए और कुछ लोग जोड़ने वाले रास्ते पे। तो मैं अभाग्य से तोड़ने वाले रास्ते से आया हूँ। मेरा रास्ता टूट का रास्ता है। तो जब छंद टूट गया तो मुश्किल आपको ये भी आएगी कि कमबख्त ताली कहाँ बजाएं। पता ही नहीं लगेगा कि प्रसूति और विभूति का तुक आएगा ही नहीं कविता में। गालिब एक और चचा थे मेरे, कह के गए हैं, बहुत से चाचा होते हैं कवियों के। अच्छा है। गालिब कह के गए हैं, बकद्रे शौक नहीं ज़र्फ़ तंगनाए गज़ल, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। ये जो गज़ल का फॉर्मेट है ये कुछ छोटा पड़ रहा है, मुझे तो कुछ ज़्यादा जगह चाहिए। और मुझे देख के आपको अंदाज़ लग ही रहा होगा कि वो वाला सोफ़ा जो है छोटा पड़ रहा है। एक अलग आसन मैं मांग सकता हूँ अक्षर के आयोजकों से। बहरहाल मैं कविता छोटी सी आपको पहले सुनाता हूँ। इसका नाम है तरीका। तरीका बहुत जाना पहचाना शब्द है। उसको फट से मन में उसका समानार्थी आता है ढंग। एक पुराना संस्कृत का शब्द है, चलन से बाहर हो गया है, रीति। रेख्ता क्या कहता है? गूगल मेरा नया बना चाचा। आचार या व्यवहार की चाल ढाल, काम करने का कोई उपयुक्त, मान्य या विशेष ढंग, उपाय, प्रणाली। एक अर्थ इसका धर्म भी होता है। बहरहाल जो भी अर्थ समझ में आवे। और कविता के अंत में मुझे पता है कि आपके मन में कैसी भी भावना हो, मुझे बताना पड़ेगा कि कविता यहाँ ख़त्म हो गई है। कोई इशारा मैं करूँगा तो ताली तभी बजानी है, या ताली नहीं बजाने का फैसला भी तभी करना है। पढ़ता हूँ मैं। तरीका। अच्छा। मैं ये वाली वाह मिस कॉल में छोड़ दे रहा हूँ, बाद वाली ले लूँगा। पेड़ के खड़े रहने के तरीके में हवा के बहने का तरीका शामिल है। एक बार पल भर के लिए वो उसे झुका कर चली गई थी। वो पल पेड़ के खड़े रहने में ठहर गया है। चिता की लकड़ियों के आग में जलने के तरीके में, चिता की लकड़ियों के आग में जलने के तरीके में उन लकड़ियों पर पानी के बरसने का तरीका शामिल है। वाह वाह वाह। रेत में नदी और कीचड़ में धूल के तरीके शामिल हैं। बादलों के भारी भरकम गोल मटोल किरदार में, बादलों के गोल मटोल से कंफ्यूज मत होइएगा मुझे देख के, बादलों की बात कर रहा हूं। बादलों के भारी भरकम गोल मटोल किरदार में धूप का तीखा तरीका शामिल है।
मुझ में शामिल है मेरी परछाइयों का तरीका। अभी अभी बेवक्त तुम्हारे आने में, कुछ देर बाद तुम्हारे बेवक्त चले जाने का तरीका शामिल है। वाह वाह वाह। एक कविता है, कवियों के पास ज़्यादा काम नहीं होता, ऐसा सौभाग्य दिनकर जी कह के तो गए हैं एक और चचा कि सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। लेकिन बहुत से दिनों में सौभाग्य सोया रहता है। कभी कभी अचानक IIT से फ़ोन आता है, खास करके किताब लेके पढ़ने वालों का तो सौभाग्य से एकदम कट्टी है। तो कवियों को कुछ और धंधों के बारे में सोचना पड़ता है कि कुछ और किया जाए कविता लिखने की बजाय। तो मैंने सर एक प्लानिंग की है। यहाँ पे सब मेरे मित्र लोग हैं, उनको भविष्य की योजनाएं बता के रखने में सुविधा है। तो मैंने भविष्य में एक धंधा करने का सोचा है, उसी पर एक कविता है ये। इसका नाम है धंधा अगर चल निकला। सोचता हूं दिया सलाई का थोक कारोबार शुरू कर दूं। बैठे बैठे किराया खाने से तो बेहतर होगा ये। आग लगाना इतना जरूरी काम है कि धंधा कभी मंदा हो ही नहीं सकता। अच्छा है। क्या बात। बहुत अच्छा। गर्मियों की दोपहर में जब दुकान का शटर आधा खुला आधा बंद रहा करेगा, तब धूप भी खतरा होगी। गौर कीजिए, दुकान में बिस्लरी की बोतलें नहीं रखी हैं, दिया सलाई रखी हुई है। गर्मियों की दोपहर में जब दुकान का शटर आधा बंद आधा खुला रहा करेगा, तब धूप भी खतरा होगी। यूं जोखिम उठाने का कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, रिस्क लीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिया सलाई की जरूरत सबको पड़ती ही है। तो मैं बैठा रहूंगा थोक दुकान में मक्खी मारता, मुनाफा जोड़कर आग बेचता। थानेदार, सेल्स टैक्स अधिकारी और अग्निशमन वालों के सामने खींस निपोरता, घूस आदि देता हुआ दुकान का भी बीमा करवा लूंगा, ताकि जिस दिन वो आप से आप धू धू करके जले, उससे भी मुझे मुनाफा हो। बहुत बढ़िया। क्योंकि एक दिन भस्म जरूर होगी ये दुकान। इसका थोड़ा मतलब लगाना होगा आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मुझे पता नहीं है ज्यादा कुछ। क्योंकि एक दिन भस्म जरूर होगी ये दुकान, या बाढ़ में डूब जाएगी, तब मैं उसकी बगल में बैठकर बांसुरी बजाऊंगा। मैं बेसुरा, मेरा बाप बेसुरा, उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। बैठा रहूंगा दिन भर बारूद के बिस्तर पर, रात में रुपयों का तकिया लगाकर सो जाऊंगा। बेसमेंट में माचिस का गोदाम, ग्राउंड फ्लोर पर डिलीवरी वैन की पार्किंग और पहली मंजिल पर मेरी ख्वाबगाह। वाह, धंधा अगर चल निकला, चलना ही है, तो दूसरा बिजनेस भी शुरू करूंगा, कपूर का। अल सुबह नहा धोकर साईं बाबा के चित्र के सामने कर्पूर गौरम करुणावतारम का करूंगा सस्वर पाठ। फिर नई दुकान पर बैठकर कपूर बेचने लगूंगा। अपने नालायक बेटे को दिया सलाई की थोक दुकान पर बिठा दूंगा। वो आगे बैठ के वीडियो बना रहा है कमबख्त, उसको दिया सलाई की दुकान पे बैठना है।
अपने नालायक बेटे को दिया सलाई की थोक दुकान पर बिठा दूंगा, जहां वो छिप कर पिया करेगा बीड़ी, गले में से माचिस की डिब्बी निकाल कर। रोज दोनों दुकानों का देखूंगा हिसाब, दोनों से खूब बिकेगी आग। आग में हाथ डालकर निकाल लूंगा अपना मुनाफा। लोग आएंगे और मेहनत की कमाई से खरीदेंगे आग। और मुझसे कहेंगे, आग वाले सेठ जी नमस्ते। एक कविता है, सब नई उम्र के लोग हैं, पता नहीं विद्या बालन के युग में विद्या सिन्हा कितनों को याद हैं। विद्या सिन्हा कितनों को याद हैं? हाथ उठा दीजिए एक बार। मुझे याद हैं। विद्या सिन्हा एक अभिनेत्री थी 70s की, एक गुमनाम सा नाम, जो एक फिल्म आई थी रजनीगंधा, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। अमोल पालेकर, दिनेश ठाकुर और विद्या सिन्हा। तो विद्या सिन्हा की जिंदगी में एक छोटा सा हादसा हुआ था, घरेलू हिंसा की शिकार हुई थी वो, बहुत बढ़ी हुई उम्र में। उसी पर एक कविता है और ये आखिरी पेशकश है मेरी ओर से। उन्हीं विद्या सिन्हा के ऊपर जो हिंदी फिल्मों की जो पैरेलल सिनेमा जिसे कहा जाता है, समानांतर सिनेमा, उसमें और मुख्य धारा में कभी सार्थक, कभी निरर्थक, कभी सफल, कभी असफल भूमिकाएं निभाते हुए एक दिन नहीं रही, पिछले 1.5 वर्ष पहले। तुम शब्बर चाचा के घर की बगल में भी रह सकती थी, तुम गुलिस्तां प्राइमरी स्कूल में पढ़ भी सकती थी, तुम्हारे अब्बू शहनाई भी बजा सकते थे, लेकिन 62 की उम्र में तुम उठती हो और वर्सोवा पुलिस थाने जाकर अपने 71 साल के पति नेताजी सालंके के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा लिखा देती हो। तुम्हारे साथ बदसलूकी हुई है, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तुम जो कर सकती थी कर आई हो, और ये दुबली पतली खबर देश में फैल भी गई है। फ्लैट का दरवाजा भीतर से बंद कर लो। म्यूजिक से कोई असुविधा नहीं है, बैकग्राउंड स्कोर है वो। गद्य का जो संगीत है ना, वो बैकग्राउंड स्कोर से मैच करता है। कोई भी मीटर हो, हमारा तो कोई मीटर नहीं है। फ्लैट का दरवाजा भीतर से बंद कर लो, थोड़ी देर में आएगा दिनेश ठाकुर, हाथ में रजनीगंधा के फूल लिए, या अमोल पालेकर भी आ सकता है, या मैं भी आ सकता हूं। कोई न कोई आएगा। उसके दरवाजा खटखटाते ही फिल्म शुरू होती है। 60 के अंत की फिल्म, 70 की शुरुआत की फिल्म, शहर आने की फिल्म, जेल जाने की फिल्म, बहुत ज्यादा लोगों से कम लोगों की फिल्म। तब हमारे शहर इतने भरे हुए नहीं थे और विस्थापन इतनी बड़ी सच्चाई नहीं बना था। तो बहुत ज्यादा लोगों से कम लोगों की फिल्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिल्म या पब्लिक सेक्टर की फिल्म शुरू होती है एक फ्लैट का दरवाजा खटखटाने से। लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ दरवाजे भर की दूरी नहीं है, बहुत से जमाने हैं और बहुत से लोग। दो लोगों के बीच में क्या क्या होता है देख लीजिए साहब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छाते के नीचे दो लोग बैठे हैं
तो वही दो लोग हैं। कायनात पूरी वहाँ मौजूद है। और प्रेम और मानव संबंधों के अलावा कौन कौन से तत्व मेरे और आपके बीच में काम कर रहे होते हैं। मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ दरवाजे भर की दूरी नहीं है, बहुत से ज़माने हैं और बहुत से लोग। विद्याचरण शुक्ल हैं, सारे नाम आप बाद में गूगल करके देख लीजिएगा। विद्याचरण शुक्ल हैं और BR चोपड़ा हैं और प्रकाश मेहरा हैं और मनमोहन देसाई हैं और आनंद बख्शी हैं और ठाएं ठाएं और ढिशुम ढिशुम और ढैं है और घटिया फिल्में हैं और अत्यंत घटिया राजनीति है। दरअसल गिरावट के अंतहीन मुकाबले चल रहे हैं मेरे और तुम्हारे बीच की जगह में, और तुम हो कि मुकदमा लिखा देती हो। मैं जानना चाहता हूं कि इस समय तुम क्या कर रही होगी। क्या कर रही होगी तुम, हिंदी फिल्मों की एक गुमनाम और मीडियोकर अभिनेत्री। तुम परवीन बॉबी या जीनत अमान भी तो हो सकती थी। तुम मणिकौल की सिद्धेश्वरी में विद्याधरी भी बन सकती थी। अब मणिकौल ये गूगल, सिद्धेश्वरी गूगल। तुम मणिकौल की सिद्धेश्वरी में विद्याधरी भी बन सकती थी। तुम मेरी नानी भी हो सकती थी, बेटी हो सकती थी। तुम वो बहन हो सकती थी जिसकी शादी तुम्हारे अस्तित्व की तरह ढहा दी गई थी एक दिन। क्या बात। मेरी माँ 60 साल की हैं और तुम 62 की। अब कविता खत्म होने वाली है। मेरी माँ 60 साल की हैं और तुम 62 की। मेरी माँ हो सकती थी तुम, मेरी माँ हो सकती हो तुम। अम्मा, यहीं बनता है एक मानवीय संबंध। मैं इसे दर्ज करता हूं और अपने पिता से तुम्हारी बात पक्की करता हूं। वाह वाह। अगर तुम्हें पसंद हो ये सब तभी, लेकिन तुम हो कि मुकदमा लिखा देती हो। हाय हाय हाय। जैसा उन्होंने पूर्व में बताया कि कविता दो प्रकार की होती है, छंद युक्त और छंद मुक्त। हमने पहले क्रम पे, भैया बहुत करंट है आज तो इसमें, मतलब जूते पहन लूँ? चलो ठीक, इसके बाद पहन लूँ। कविता दो होती है, छंद मुक्त और छंद युक्त। और उन्होंने बड़ा श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। आपको उनका धन्यवाद इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि जिस किताब में से वो पढ़ रहे थे उसमें अभी 38 कविताएं और थी। और वो कह रहे थे कि ये कविता का अर्थ क्या है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। व्योमेश जी, हमें अर्थ बताना ही है, इनके ऊपर नहीं छोड़ना है। मैं पिछले 3-4 साल से इन बच्चों को जानता हूं, आप इनके ऊपर ये भरोसा नहीं कर सकते कि तुम्हें क्या अर्थ निकालना है। हाँ, ये कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। वो एक बहुत बड़े दार्शनिक आए, उन्होंने एक कहानी सुनाई। बोले मैंने अपने आंगन में एक तोता पाला, कुछ दिन बाद वो तोता उड़ गया। उसके बाद मैंने अपने आंगन में एक मैना पाली, कुछ दिन बाद वो मैना भी उड़ गई। थोड़े दिनों बाद मैंने अपने आंगन में एक वृक्ष लगा लिया, एक पेड़ लगा लिया, तोता भी वापस आ गया, मैना भी वापस आ गई। कितनी सुंदर, कितनी सारगर्भित, कितनी प्यारी संदेशात्मक कहानी। लेकिन एक बच्चे ने क्या अर्थ लिया उसका, वो 15 दिन बाद उन दार्शनिक के पास आया, बोले आपकी कहानी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। बोले वो कैसे मिली? बोले 7 दिन पहले मैं एक नमकीन का पैकेट लाया था, मेरा दोस्त मुझसे मांग के ले गया। 3 दिन पहले मैं कुछ दाने लेकर आया, दूसरा दोस्त मांग के ले गया। कल रात में बॉटल लेके आया।